हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वेने के में आपका स्वागत है और मैं हूँ रामस्वरूप सिद्ध। देखिए बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का टेस्ट नंबर 1। ये आज का पहला टेस्ट है, तो ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी इनमें से चारों में से आपको बताना है कि सही कौन सा है। ठीक है। पहला ऑप्शन है, वृद्धि एवं विकास आपस से सह संबंधित नहीं है। नहीं, सह संबंधित तो होते हैं, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है, लेकिन ये हमें बताना है सही है। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि समाहित होती है। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि समाहित होती है, बिल्कुल सही। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि समाहित होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन आगे वाले और पढ़ लेते हैं। वृद्धि एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विकास समाहित होता है। वृद्धि में देखिए, वृद्धि में विकास समाहित नहीं होता है, लेकिन विकास में वृद्धि समाहित होती है। ध्यान रखना, विकास केवल परिमाणात्मक परिवर्तन को होते हैं नहीं, विकास परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है ना। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यह कहता है कि अधिगम नियोक्ता से संबंधित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताओं क्लीमेट नामक विद्वान से संबंधित नहीं है? यानी क्लीमेट की विशेषता है, इनमें से कौन सी विशेषता क्लीमेट की नहीं है? देखिए, अतिक्रियाशीलता बिल्कुल है, सामयिक स्थिरता बिल्कुल है, अवधान समस्या ये भी क्लीमेट की विशेषताओं में से है। आर्थिक विभिन्नता नहीं, ये नहीं है, आर्थिक विभिन्नता नहीं है, इसका संबंध क्लीमेट से नहीं है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? परिपक्वता स्वाभाविक परिवर्तन का नाम है। परिपक्वता अर्जित व्यवहार का नाम है। सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए आप क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, इसका आंसर होगा, आप देखिए मैं पहले बता देता हूं, आप थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके सोच सकते हो आराम से, फिर आप आंसर अपना निकाल कर मेरा आंसर सुन सकते हो आप। तो इसका आंसर हो जाएगा, परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है। यानी परिपक्वता का मतलब है आनुवांशिक संबंध है, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है आनुवांशिकता, कोई संबंध नहीं होता है परिपक्वता का आनुवांशिकता से। ठीक है ना। इसका नंबर ऑप्शन 4 नंबर सही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर यह कहता है कि एक छात्र गणित विषय में कम अंक प्राप्त करता है, से सभी विषयों में सामान्य अंक प्राप्त करता है, उस छात्र का पिछड़ापन कहलाएगा। तो देखिए, सामान्य पिछड़ापन, असामान्य पिछड़ापन, एक तथा दोनों, विशिष्ट पिछड़ापन। ध्यान रखना, कभी कोई प्रश्न थोड़ा सा समझ नहीं है तो दोबारा पढ़ लीजिए। तो देखिए, एक छात्र गणित विषय में कम अंक प्राप्त करता है, से सभी विषयों में सामान्य अंक प्राप्त करता है, उस छात्र का पिछड़ापन कहलाएगा। तो इसका क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा विशिष्ट पिछड़ापन। ठीक है ना, विशिष्ट पिछड़ापन। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से ज्यादा प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से ज्यादा प्रभावी होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से ज्यादा प्रभावी होती है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका आंसर होगा, सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बल से ज्यादा प्रभावी होता है। यह पूछ रहा है आपका कथन सही नहीं है, यह कथन सही नहीं है। ठीक है ना। बाकी ये उल्टा बता दिया, पहले वाला ऑप्शन एकदम सही है, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बल से ज्यादा प्रभावी होता है, ध्यान रखना। लेकिन सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बल से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन नंबर आपका सही है। यानी असत्य कथन बताना है, असत्य कथन यही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। यह कहता है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा छात्र को गाय का चित्र दिखाकर पूछा जाता है कि उसको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो छात्र उत्तर देता है गाय।
छात्र द्वारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के किस नियम का अनुकरण किया जा रहा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। संरचनात्मक का नियम, समानता का नियम, समीपता का नियम, निरंतरता का नियम। तो देखिए इसका आंसर होगा 1 नंबर संरचनात्मकता का नियम। ठीक है ना? तो ध्यान देना, गेस्टाल्ट के जितने भी नियम हैं आप उनको पढ़ के जाना, वहां से 1% जरूर पुटअप होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है कि एक शैक्षणिक वर्ष में पहली कक्षा में से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस। अब देखिए, एक तो समय सारणी जरूर पढ़ के जाना कि कितने कितने बच्चों पर कितने टीचर होंगे और क्या कार्य दिवस रहेंगे उनके, और एक एनशिप 2005 और एक आरटी एक्ट जरूर पढ़ के जाना। इन तीनों टॉपिक्स में से एक पर्सन जरूर आएगा, तो आसान हो जाएगा, आपके 3% सीधे आपके सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर होगा न्यूनतम कार्य दिवस होंगे 200। ठीक है ना, 200 दिन कार्य दिवस के। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 यह कहता है कि व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक एवं यांत्रिक क्रिया, अभ्यास के नियम की क्रिया, प्रभाव के नियम की प्रक्रिया, तत्परता के नियम की प्रक्रिया। तो देखिए व्यवहारवादियों के अनुसार यह बताता है कि सीखने की प्रक्रिया होती है, वो होती है भौतिक एवं यांत्रिक क्रिया। इससे बच्चा क्या है, ज्यादा सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 यह कहता है एक छात्र द्वारा यह कल्पना की जाती है कि वह कक्षा में प्रथम आ गया है तथा उसे पुरस्कार दिया जा रहा है, जबकि वह सामान्य स्तर का छात्र है। वह किस प्रकार क्रिया कर रहा है? प्रतिवर्त क्रिया, अनुक्रिया, प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया। तो देखिए ये जो क्रिया कहलाएगी ये कहलाएगी प्राथमिक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिज्ञासा की प्रबलता, स्वयंगों पर नियंत्रण, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। तो रोस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों का भेद मानसिक रूप से अस्थिर प्रकार से किया, यानी स्तर और अस्थिर से प्रकार से किया? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ट्राटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर और अस्थिर। अगला प्रश्न है सीखने में सर्वाधिक महत्व है प्रेरणा का, सीखने की इच्छा का, रुचि का? तो देखिए सीखने में सर्वाधिक महत्व किसका? मोटिवेशन, यानी प्रेरणा का, मोटिव का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है सीखने में। ठीक है, लर्निंग में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 यह कहता है कि विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। छोटे छोटे अंशों में, तो यह कहलाता है नियोजन का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत और विश्लेषण का सिद्धांत। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषण का सिद्धांत। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट प्रश्न है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 यह कहता है कि असमायोजन का मुख्य कारण है सौहार्दपूर्ण वातावरण का अभाव, विद्यालय न जाना, माता पिता की गरीबी, उच्च शिक्षा की कमी। असमायोजन, तो यह हो जाएगा सौहार्दपूर्ण वातावरण का अभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 यह कहता है कि किस उम्र के बालक प्राय पाठशाला छोड़कर निरुद्देश्य भ्रमण करते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार। तो ये 6, 9, 13, 17। तो देखिए ये बालक होते हैं लगभग 9 वर्ष वाले। जो 9 वर्ष वाले बालक होते हैं वो लगभग पाठशाला छोड़ देते हैं और भ्रमण यानी कुछ से असामान्य तत्व बालकों के साथ घूमने चले जाते हैं, फिर वो पाठशाला छोड़ देते हैं। लगभग उनकी संगति ऐसी हो जाती है कि दूसरे बच्चे भी कहते हैं नहीं स्कूल में कहीं, स्कूल में ना जा।
तो वो साथ वालों से कुछ सुन के बातें मन में बिठा लेता है और निरुद्देश्य भ्रमण करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, किस अवस्था में बालक की सृजनात्मक क्षमता का दमन होने लगता है? 5 से 8 से 10, 13 से 15, 17 से 19। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक क्षमता का दमन होने लगता है, तो ये लगभग किस अवस्था के पास होती है? 17 से 19 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 ये कहता है कि ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में अगर देखा जाए तो स्वयंगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है ना, तो आप देख के बताइए। पीटर सेलावे, जॉन मेयर, जेरोम, जे का मतलब जेरोम ब्रूनर, एक एवं दोनों। तो 17 का क्या आंसर होगा? तो देखिए स्वयंगात्मक बुद्धि का बात आती है तो हम सबसे पहले नाम लेते हैं डॉक्टर पीटर सेलावे और जॉन मेयर, दोनों का नाम साथ में लेते हैं। ठीक, आंसर नंबर हो जाएगा 4, एक व दो दोनों। अगला प्रश्न है, स्वयंगात्मक बुद्धि स्तर को माप करने के लिए जिस इकाई विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? IQ, EQ, एक व दोनों। ये कह रहा है स्वयंगात्मक बुद्धि स्तर को माप करने के लिए जिस इकाई विशेष का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा प्रयोग है? वो प्रयोग है IQ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस बुद्धि लब्धि के बालक को सर्वश्रेष्ठ मेधावी बालक कहा जा सकता है? तो देखिए ये कहा जा सकता है लगभग 130, 115, 170 और 110। तो देखिए ये आप टेबुलेशन याद जरूर करना। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 170। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया? चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। स्पेंसर, थॉर्नडाइक, ऑलपोर्ट, शेल्डन। तो देखिए थॉर्नडाइक इसका आंसर होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखिए ये जो है ना शेल्डन, ऑलपोर्ट और स्पेंसर, देखिए मैंने व्यक्तित्व का एक चैप्टर कराया हुआ है बोर्ड पर, तो उसमें मैंने बहुत शानदार ट्रिक्स के साथ, जैसे स्पेंसर का और शेल्डन का एक ट्रिक वगैरह बताएं, आशा राधा से सुंदर है। जैसे मान लो शेल्डन है तो शेल्डन का याद कैसे रखना कि शेल्डन ने कितने प्रकार बताए? तो शेल्डन ने ये देखिए ये लय है, तो देखिए इसको ऐसे घुमाओगे ना, सॉरी इसको ऐसे घुमाओगे ना, तो ये 3 के तरह तरह दिखेगा। तो शेल्डन ने 3 प्रकार बताए। इस प्रकार से ट्रिक से आपको बताया है, वो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक था, तो ये कौन था? गाल्टन, स्किनर, वुडवर्थ, हर्बर्ट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गाल्टन। व्यक्तित्व विभिन्नताओं के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ये थे गाल्टन। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? मनोविश्लेषण सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, भाषाई सिद्धांत। तो देखिए अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात आ रही है, तो जैसे इसमें भाषाई सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है, कोई पर इसका कोई मेल नहीं खाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 ये कहता है कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक का संबंधवाद, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए ये क्या कह रहा है, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारा जाता है? ठीक है ना, तो देखिए आप जो सिद्धांत दे रखे हैं उनके जो अन्य नाम भी हैं उनको भी आप थोड़ा सा देखे जाना। देखिए थॉर्नडाइक का संबंधवाद भी सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत भी है, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, प्रयत्न में भूल का सिद्धांत भी है, लेकिन अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं है। ये ध्यान रखना स्किनर का है। ठीक है ना, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था और कबूतरों पर भी प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 की तरफ। यह कहता है कि अधिगम प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है गहनता, निरंतरता, अत्यधिक अधिगम, पुनरावृत्ति। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है, यह पक्ष होगा कौन सा? निरंतरता का पक्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर। यह कहता है वंश क्रम का अर्थ है
वंशक्रम का अर्थ है जन्म से संबंधित विकास, समाज से संबंधित विकास। देखिए वंशक्रम का अर्थ ही होता है जन्म, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन मिल गया होगा आपको, जन्म से संबंधित विकास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। यह कहता है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वंशक्रम में बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत को प्रतिपादन किया। तो देखिए बीजकोश, ध्यान रखना मैं ट्रिक बता रहा हूं इसमें। बीजकोश, यहां देखिए बीजकोश में बी पहले आ रहा है, लेकिन यहां विजमैन में वी पहले आ रहा है, ठीक है। वी को बी बना दो या बी को वी बना दो, कुछ भी बनो। बीजकोश से याद रखना विजमैन, ठीक है। इसमें पहले बी है, इसमें वी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 ये कहता है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रिया का विकास किस अवस्था में होता है? विवेचना रहित विचार अवस्था, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था, संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा संवेदनात्मक स्थिति अवस्था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 ये कहता है कि मनोवैज्ञानी गुडेनफ के अनुसार व्यक्तित्व के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है? 1/3, 1/2, 3/4 और 1/4। तो देखिए ये लगभग आधा हो जाता है। यानी गुड वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि 3 वर्ष की आयु में जो बच्चे का विकास होता है वो संपूर्ण विकास का 1/2 यानी आधा 3 वर्षों में हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए इसमें गलत है वो आपको बताना है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्राइड यानी सिगमंड फ्राइड का, बिल्कुल सही बात है। नैतिक विकास सिद्धांत कोलबर्ग का, बिल्कुल है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। इसका मतलब आंसर ये हमारा सही हो गया। देखिए मनोसामाजिक विकास किसका है? एरिक्सन का है, ठीक है। संज्ञानात्मक अगला है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न भी है। जैविक विकास का दायित्व होता है सामाजिक संस्थाओं पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम पर, माता पिता पर। तो देखिए जैविक विकास का दायित्व वो किस पर होता है? वो होता है माता पिता पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। तो देखिए ये था आज का टेस्ट। तो देखिए बिल्कुल आप पूरे टेस्ट को दीजिए, उसके बाद में नीचे अपने आंसर जरूर लिखना कि मेरे सर इसमें इतने नंबर आए हैं। तो अगर आपके लगभग ऐसा समझो कि 20 और 25 के बीच में आपके आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी अच्छी तैयारी है, ठीक है ना। तो आप ये इस प्रकार का पेपर है, तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है आपके। तो आप पहले प्रैक्टिस जरूर करना। वैसे हमारे 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो टोटल आपको 10,000 प्रश्न करवाए जाएंगे ऑप्शन वाले मनोवैज्ञानिक, उनमें भी ये शामिल होंगे। तो देखिए अभी तक लगभग 1,000-1,200 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको रीट मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की आपको 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पर आप लगभग 8-9 वीडियो पे लेके डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर देखना। तो ये बताना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये और टेस्ट ये कैसा लगा। और हाँ, अगर आपके काम की चीज़ आ रही है हमेशा रेगुलर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।